नमस्कार। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे, घर पर खुश होंगे और आनंद के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। करनी भी चाहिए क्योंकि माता पिता के साथ खुद के जीवन को बहुत आगे ले जाना होता है। उनकी माता पिता का जहाँ सम्मान बढ़ता है वहाँ आपका भी सम्मान बढ़ता है और भविष्य में आपके लिए एक मार्ग बनता है जिससे आप तरक्की कर सकते हैं। पीसीएस की मुख्य परीक्षा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जो मैंने टारगेट दिया था उसका प्रश्न संख्या 4, ठीक है, क्या है? चार्टर एक्ट 1813 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए इसके महत्व को रेखांकित कीजिएगा। ठीक है, मैंने 5 प्रश्न दिए थे आज। आप, मुझे आशा है आप उसे लिख के दिखाएंगे क्योंकि ध्यान रखना प्री निकालना बहुत आसान काम है। थोड़ा गाइडेंस कर लीजिए, प्री आराम से निकल जाएगा, लेकिन मेंस के लिए आपको अपना 90% लगाना पड़ता है। 10% टीचर आपके साथ अपना लगाता है, तब जाकर के आप सफल हो जाते हैं। यानी बिना टीचर के भी आप सफल हो सकते हैं अगर आपके पास अच्छी रणनीति है तो 10% में हम लोगों की भूमिका होती है। लेकिन एक अनिवार्य शर्त यह है कि उसमें आपको लिखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप आंसर राइटिंग करेंगे, आपकी जो सफलता की दर है वो ज्यादा रहेगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए उपयोगी नहीं है, आंसर राइटिंग आपके लिए उपयोगी नहीं है, तो अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत से चैनल हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने के समय 1813 का चार्टर एक्ट आया था। अब मैं इसकी पूरी भूमिका आपको बता देता हूं, समझ लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप 8 नंबर और 12 नंबर के प्रश्न की जो शब्द सीमा है, लिमिट है, उसके अकॉर्डिंग उसको डिजाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं ओवरऑल टॉपिक बता देता हूं और आप उसको लिख करके जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जरूर पेस्ट कर दीजिएगा, तो मैं चेक कर लूंगा कि आप का स्तर कहां तक पहुंचा है, क्या उसमें सुधार की आवश्यकता है। अगर सुधार की आवश्यकता होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 ये इसका ओरिजिनल नाम था, जिसे हम आज चार्टर एक्ट कहते हैं। किताबों में चार्टर एक्ट मिलता है, वो भी सही है, लेकिन एक्चुअल में इसका जो नाम था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813। चार्टर एक्ट आप लिख देंगे तब भी काम चलेगा। ठीक है, इसका जो पहली बात हम देखें किस क्षेत्र पे लागू है। कोई जैसे एक्ट होता है, आज भी हमारा जो कोई भी अधिनियम बनता है, एक्ट बनता है, उसमें उसका कार्य क्षेत्र रहता है। जैसे जब से हमारा धारा 370 के विशेष प्रावधान जम्मू कश्मीर के खत्म नहीं हुए थे, उससे पहले आप अधिनियम देखिएगा तो उसमें लिखा रहता था कि जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, यानी एक्ट में ये जरूर लिखा रहेगा कि ये कहां कहां लागू होगा। इसी के तहत ये जो प्रादेशिक विस्तार का जो शब्द है ना, कि कहां लागू होगा, तो ये था प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्र में, यानी ऐसे क्षेत्र जो डायरेक्ट ब्रिटिश के अंतर्गत आते थे, ब्रिटिश कंट्रोल में आते थे। नाम मैंने बता दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 था। स्थान यानी ये अधिनियम कहां पारित किया गया था? युनाइटेड किंगडम की जो संसद है, पार्लियामेंट है, वहां पर यह पारित किया गया था। और इसे रॉयल की जो यानी राजा की जो स्वीकृति मिली थी वो मिली थी 21 जुलाई 1813। ये फैक्चुअल पूछा जा सकता है, इसे आप लिख देंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा कंटेंट तो रिच हो ही जाएगा। और उस वक्त जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड मिंटो था। ध्यान रखना, लॉर्ड मिंटो 2 रहे, तो ये वाले लॉर्ड मिंटो 1807 से लेकर के 1813 है। इन्हें अर्ल की उपाधि मिली थी और इन्हें नहीं, दोनों को अर्ल की उपाधि मिली थी। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अर्ल जिसे कहते हैं, ये टाइटल थी, अर्ल की उपाधि मिली थी इन्हें, दोनों मिंटो को मिली है। तो ये कोई प्रश्न आएगा भी नहीं और लिखना भी नहीं चाहिए आपको, बस ये है, थोड़ा आपको इंटरेस्ट के लिए मैंने बता दिया है। चार्टर एक्ट 1813 के आगमन के लिए जिम्मेदार परिस्थितियां, देखिए एक मोटा मोटा आप कंसेप्ट तैयार कर लीजिएगा, थंब रूल, कि कोई भी अधिनियम आया क्यों है, उसकी तत्कालीन परिस्थितियां क्या हैं, ये आप अनिवार्य रूप से लिखेंगे। प्रावधान सब लोग लिख देते हैं, निष्कर्ष सब लोग लिख देते हैं, लेकिन परिस्थितियों पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, आपको जरूर ध्यान रखना है। देखिए, एक्चुअली में फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट की एक महाद्वीपीय नीति थी। मैं इसे वर्ल्ड हिस्ट्री में के वाले सेक्शन में, जो कि प्री के बाद पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में और अच्छी तरह से, बाकायदा ज्योग्राफी का यूज करते हुए इसका मैं इसकी फ्रेमिंग करूंगा। आप यहां पर थोड़ा इंट्रोडक्शन के रूप में से ले लें
कि कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी। उससे पहली जो पॉइंट है वो है फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय नीति। एक्चुअली में क्या था कि ब्रिटेन को नेपोलियन नहीं पराजित कर पाया, तो उसने ब्रिटेन की आर्थिक नाकेबंदी कर दी। जो आपका जर्मनी है, जैसे ये आपका इंग्लैंड है, ठीक है, ये इंग्लिश चैनल है, नीचे फ्रांस है, ये जर्मनी है। तो ये उत्तरी जर्मनी और फ्रांस से कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर जो पोर्ट थे वो नेपोलियन ने उस पर प्रतिबंध लगा दिए। कोई भी तटस्थ या ब्रिटेन से संबंधित कोई जहाज जाएगा तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। यानी जो इंग्लिश चैनल, यानी ये पूरा जो यूरोप है, ये आर्थिक नाकेबंदी करना चाहता था नेपोलियन, ताकि इसे वित्तीय हानि पहुंचा करके इसे पीछे धकेला जा सके। ब्रिटेन सरकार ने 16 मई 1806 को फ्रेंच कोस्ट की नाकेबंदी कर दी थी। फ्रेंच कोस्ट मतलब फ्रांस वाला। उसी के जवाब में नेपोलियन ने 21 नवंबर 1806 को बर्लिन डिक्री का ऐलान किया, जिसके द्वारा ब्रिटेन के विरुद्ध बड़े पैमाने पर व्यापार प्रतिबंध लगा दिए थे। वो ये चाहता था कि जो ब्रिटेन की जो वास्तविक पावर है वो इकोनॉमिक पावर है और नौसेना पावर है। अब वो नौसेना से तो नहीं लड़ पा रहा था कि हर तरह के मोर्चे में वो लड़ सके, लेकिन उसने कहा कि अगर आर्थिक गतिविधियां इसकी कम कर दी जाएंगी तो इसका उपद्रव होने लगेगा, क्योंकि ये क्रांति से उठा हुआ देश है, कच्चे माल के लिए उपनिवेश पर ये निर्भर है, और ये माल जो बनाएगा वो बेचेगा भी। तो यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को ही अगर कंट्रोल कर दिया जाए इसके, तो इसके आर्थिक गतिविधियां क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और फलस्वरूप ये कैसा हो जाएगा, एक विफल राष्ट्र हो जाएगा। ये सब नेपोलियन का सोचना था। तो उसने बर्लिन डिक्री घोषणा कर दी। बर्लिन आदेश के बाद उसने मिलान आदेश जो 1807 में, और जो फातवल्लो आदेश है, इसके द्वारा महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया। महाद्वीपीय नीति का परिणाम हुआ कि ब्रिटिश व्यापारियों और अन्य व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने और अन्य ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भारतीय बाजार खोलने की मांग बढ़ गई। इस बात को आप समझेंगे तो आप 1813 की भूमिका भी आप समझ जाएंगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर एकाधिकार था, सारा कुछ यही बेचते थे। अब वहां जो ब्रिटेन में पूंजीपति लोग थे, व्यापारी लोग थे, बड़े व्यापारी लोग थे, यूरोप की इस उथल पुथल से क्या हुए, उनका व्यापार जो था वो काफी डाउनफॉल में गया। हालांकि गुपचुप तरीके से तो व्यापार हो ही रहा था, वो आपका नेपोलियन के लिए भी हानिकारक था और ब्रिटिश के लिए भी हानिकारक सिद्ध हुआ बाद में, दोनों के लिए। लेकिन वहां एक बात महत्वपूर्ण है कि वहां जो घाटे में गए थे उन्होंने दबाव बनाया कि भैया देखो, जो भारत का जो क्षेत्र है, व्यापारिक क्षेत्र है, वो हमको भी खोला जाए, जिस पर अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार है। तो ये जो परिस्थितियां थी, जिसकी वजह से 1813 का क्या हुआ, चार्टर एक्ट आया। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण है बिंदु है जिसको आपको संज्ञान में लेना चाहिए। एडम स्मिथ के मुक्त व्यापार नीति सिद्धांत, हम जानते हैं एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ द नेशन एक पुस्तक लिखी है और उसमें फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार का ये अपना सिद्धांत भी दिया, और उन्होंने ये बता दिया था कि आप भविष्य में जो है वो व्यापार और इकोनॉमिक पावर जो बनेगा वो शासन करेगा। वेल्थ ऑफ द नेशन पुस्तक का बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, और उसी में उन्होंने अपना जो व्यापार नीति का सिद्धांत भी दिया था। उन्होंने इस नीति का यूरोप में व्यापक रूप से फैलाव हो रहा था और ब्रिटेन में तो कुछ ज्यादा ही था। इसके समर्थक का मानना था कि भारत के साथ व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने से ब्रिटिश वाणिज्य और उद्योग का विकास होगा। तीसरा पॉइंट मैं बात करूं, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर एक दबाव एक्स्ट्रा और बढ़ रहा था, क्योंकि उसका क्षेत्र बढ़ गया था, उसने यहां पर राजनीतिक रूप से कब्जा कर लिया था, तो उसके पास यहाँ के टैक्सेशन का भी पैसा आ रहा था और व्यापार का भी पैसा आ रहा था। उसको लेकर के सुधार की बात चल रही थी, और मिंटो जो थे जिनके समय ये पारित हुआ था, उन्होंने ये भी कहा था कि देखो, अब कंपनी का जो एकाधिकार है, सॉरी जो अधिकार क्षेत्र है वो बहुत बड़ा हो गया है, ड्यूटी बढ़ गई है, कर्तव्य बढ़ गए हैं, व्यापारिक क्षेत्र बढ़ गया है, तो जो अकाउंट है उसको स्पष्ट कर दिया जाए। यानी जो व्यापारिक जो अकाउंट है और जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल अकाउंट है, मतलब जो रेवेन्यू से जो पैसा आ रहा है, जिसका कंपनी व्यापार नहीं कर रही है लेकिन रेवेन्यू से तो पैसा आ रहा है ना, और दूसरा कंपनी का पैसा रेवेन्यू जो अपना व्यापारिक वस्तुओं को बेचकर वो आ रहा था, वो कह रहा था इन दोनों अकाउंट को अलग अलग कर दिया जाए। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? जैसे आपको यूपी का प्रदेश मिल गया, तो यूपी के प्रदेश में मेरी कंपनी है और मैं मान लो ये पेन बेच रहा हूं, तो ये पेन को बेच करके जो मैं रेवेन्यू
इकट्ठा करूं और प्लस यहां पर भू राजस्व इकट्ठा करूं। तो भू राजस्व तो मेरा मेन टैक्स नहीं था ना, पहले मेरा तो मूल व्यापार पेन का था। तो उन्होंने यही कहा था कि जो हम व्यापार कर रहे हैं उसका अकाउंट अलग कर दिया जाए और जो भू राजस्व और जो अन्य जो शासन है उसका अलग कर दिया जाए। यह भी एक रिफॉर्म था, लेकिन कंपनी को फायदा हो रहा था इससे, करेंसी मिल रही थी उन्हें भू राजस्व से, तो वो चाह रही थी कि भैया ये अलग ना हो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो तर्क था कि उसके वाणिज्यिक विशेषाधिकार और राजनीतिक प्रभाव को अलग नहीं किया जा सकता। विवाद का अंत यह अनिवार्य करके किया गया कि भारत के साथ सभी ब्रिटिश व्यापारियों को लाइसेंस प्राप्त करना होगा, व्यापार आप कर सकते हैं और आपको अकाउंट ऑफ 2 बनाने होंगे। इनके लिए आपका 1813 का चार्टर एक्ट आया था। और एक बार बता रहा हूं आपको, है स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, नोट्स के भरोसे मत रहिए। मैं भी आपको पीडीएफ में नोट्स दूंगा, इनका सारा पीडीएफ नोट्स दूंगा। इसके बावजूद आप रेफरेंस बुक जरूर पढ़िए, क्योंकि ये आपकी जो विश्लेषण की क्षमता है उसको बढ़ाता है। ध्यान रखिएगा और अपनी जिम्मेदारी को स्वयं करिए। सारी जिम्मेदारी आप अपने टीचर पे मत थोप दीजिएगा। और मैं बता रहा हूं, मैं 2008 से लेकर के 2021 तक कोई एग्जाम फेल नहीं किया हूं, ध्यान रखिएगा। और ऑलरेडी 11 बार मैं पीसीएस क्वालिफाई करने के बाद में मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, कभी प्री छोड़ा, कभी मैंने छोड़ा, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में था। और जब मैंने इस्तीफा देने के बाद मैंने देखा कि बच्चों को गाइड नहीं होता है, और मैं शुरू से ही पढ़ाता रहा हूँ। आज अब तो यूट्यूब पे बहुत बाद में आया हूँ मैं। काफी लोग सिलेक्टेड हुए, पिछली बार बताएंगे अभी कौन कौन सिलेक्टेड हुए। फिलहाल अपनी व्यक्तिगत बातें नहीं करते हैं, टू द पॉइंट लौटाते हैं। कंपनी, अब इसमें प्रावधान क्या थे? अब प्रावधान सब लोग क्या करते हैं, वही 1813 वाला कि भैया देखो शिक्षा का अधिकार मिला, ये जो पॉइंट है आपने भी रटे होंगे, मैं भी वही बताऊंगा। लेकिन किसको पहले लिखा जाए, ये बात आप समझ लीजिएगा। सब लोग क्या करते हैं कि 20 साल का बढ़ाया गया उसका प्रावधान, नहीं, आपको कहां से स्टार्ट करना है? आपको स्टार्ट करना है यहां से। कंपनी का लाभांश 10.5 प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया। अब ये आप पहला होगा तो टीचर देखेगा, जो एग्जामिनर होगा तो दिखेगा यार इसमें कुछ नहीं आया। अगर यही आप नीचे लिखेंगे तो मुझे लगता है कि वो देखते देखते, क्योंकि वो सारी कापियां ऐसी लिखी रहती हैं कि शिक्षा पर 1 लाख का व्यय है ना, और चीन और चाय के व्यापार को छोड़ करके बाकी सभी अधिकार अन्य व्यापारियों को भी खोल दिए गए, ये सब है, ये सब हम भी लिखेंगे। लेकिन आप पहले क्या लिखेंगे? 10.5% क्या निर्धारित किया? कंपनी का लाभांश। नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों को परिभाषित किया गया। यह डिमांड चल रही थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो पावर है, उसकी जो शक्तियां हैं, ड्यूटी है, उसको स्पष्ट किया जाए, है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना आप जानते हैं कब हुई है? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में। 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया और चीन के साथ व्यापार, भारत के साथ चाय और अफीम के व्यापार में कंपनी का एकाधिकार बरकरार रखा। ध्यान रखिएगा, कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया और उसके लिए 3 ही क्षेत्र है। किताबों में मैं बताऊं आपको 2 ही क्षेत्र मिलते हैं, चाय और चीन के साथ व्यापार है। लेकिन आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उठा के देखिएगा, 1813 का चार्टर एक्ट में वो उसका जो ओरिजिनल वर्जन है, मैं वो वहां से देख करके आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। उसमें अफीम का भी है, और ये अफीम का व्यापार रियलिटी में चीन के साथ व्यापार था, ठीक है। तो ध्यान, चीन के साथ व्यापार की एक, जैसे चाय थी ना, ऐसे अफीम थी। इसके अलावा अन्य भी व्यापार थे, लेकिन विशेष फोकस उनका अफीम पर था। और ध्यान रखिए, ग्रेट ब्रिटेन में और चीन में अफीम युद्ध हुए इसीलिए थे। तो जब आप चाय और अफीम के व्यापार को खोलेंगे, साथ ही चीन के साथ व्यापार खोलेंगे, तो लगता है आप ज्यादा स्पष्ट कर पाएंगे एग्जामिनर को। अब इस अधिनियम ने उन लोगों को भारत जाने की अनुमति दी जो नैतिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए भारत जाना चाहते थे, और विशेष करके इसमें ईसाई मिशनरी थी। आप जानते होंगे कि जो इंग्लैंड की जो क्रांति हुई, या जो औद्योगिक क्रांति है, यह जो इंग्लैंड या यूरोप का जो रेनेसां है, पुनर्जागरण है, उसमें धार्मिक सुधारों का एक बहुत बड़ा आंदोलन है। और वो जो धार्मिक और समाज सुधार करने वाले लोग थे, वो भी चाह रहे थे कि हम अन्य जो स्थान है वहां पर जाकर के इस प्रकृति की जो शक्तियां हैं, जो प्रकृति के जो लोग हैं, उनको भी सिविलाइज करें, हम अपनी भूमिका, हम अपनी जो सर्विस है इनके जीवन के लिए दें। एक बहुत बड़ा जो तबका था वो काम करना चाहता था। लेकिन उसमें ज्यादातर आपके जर्मनी के, स्कॉटलैंड के, पुर्तगाल के, स्पेनिश के, ये ईसाई मिशनरी थे, वो ज्यादा भूमिका अदा कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ईसाई मिशनरियों को यहां पर अनुमति दी गई थी।
इस अधिनियम ने कंपनी के क्षेत्रीय राजस्व को और वाणिज्यिक लाभ को विनियमित किया। इसे अपने क्षेत्रीय और वाणिज्यिक खातों को अलग अलग रखने के लिए कहा गया था, जैसा मैंने आपको बताया था, और ये दोनों अकाउंट अलग अलग कर दिए। चार्टर एक्ट 1813। अब देखो, चार्टर एक्ट 1813 के खंड 14 में कहा गया कि कंपनी के को भारतीयों की शिक्षा में हर साल 1 लाख का निवेश करना चाहिए। इससे शिक्षा के लिए वित्तीय अनुदान को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों के बीच विज्ञान और भारतीय साहित्य के ज्ञान को भी बढ़ावा मिलेगा। इसने भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने का, यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा और कोशिश करिएगा ये तीसरे नंबर पे आप इसे लिख सकें। मैंने थोड़ा गलती कर दी है, नीचे लिखा हुआ है, लेकिन अपनी गलती को सुधार रहा हूं, आप इसे तीसरे नंबर पे लिखिए। इसने भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने और कर न चुकाने वालों को दंडित करने का अधिकार दिया। ब्रिटिश व्यापारियों तथा इंजीनियर को भारत में आने यहां बसने की अनुमति प्रदान कर दी, जिसकी अनुमति के लिए उन्हें लाइसेंस बोर्ड ऑफ कंट्रोल से लेना पड़ता था। उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश व्यापारी हैं और इंजीनियर हैं, वो भारत में आ सकते हैं, लेकिन आपको लाइसेंस लेके आना पड़ेगा। लाइसेंस राज के ये कह सकते हैं। और कंपनी का शासन 20 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। ध्यान रखना, ये लास्ट का पॉइंट है, ये लोग शुरुआत में पढ़ा देते हैं, ये लास्ट का पॉइंट है। अब देखो महत्व की बात कर लेते हैं। अधिनियम जैसे प्रश्न की डिमांड है, महत्व के लिए 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि इसने भारत में ब्रिटिश संपत्ति पर क्राउन की संप्रभुता का दावा कर दिया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को उसने जब तोड़ा था तो रियलिटी में यह क्राउन की संप्रभुता की स्थापना भी थी। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इससे क्या हुआ, जो फ्री ट्रेड की जो पॉलिसी थी अन्य व्यापारियों के लिए, वो भारत की भूमि खुल गई और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी जिसे कह सकते हैं तत्कालीन समाज में उनके लिए, यूरोप के लिए वो तो स्टार्ट हो गई। हमारे लिए हानिकारक थी, लेकिन वो यूरोपीय के लिए तो ठीक ही थे ना। शैक्षिक महत्व बहुत बड़ा महत्व है और इसको आप डिटेल में लिखेंगे। इस अधिनियम ने स्थानीय सरकारों को लोगों पर कर लगाने का अधिकार दिया, जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन था। इन 4 को आप रेखांकित करेंगे और इस वाले को आप डिटेल में लिख देंगे, क्योंकि इसका आप पॉइंट में लिख चुके हैं, है ना। ये भी आप पॉइंट लिख चुके हैं, इससे ज्यादा उसमें ज्यादा पॉइंट बनते भी नहीं है, लेकिन इसका ज्यादा बनता है शैक्षिक महत्व का। अब इसे देख लें, शैक्षिक महत्व की बात करें तो जैसे कि 1 लाख रुपया प्रतिवार्षिक खर्च करने का जो प्रावधान किया गया था चार्टर एक्ट 1813 में, जिसे मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन यहां आपको समझने की जरूरत है कि अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के लिए पहले प्रयास किए गए हैं। ठीक है, कहां किए गए? देखो 1781 की बात करें तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई, 1751 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई और 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की आपकी स्थापना हुई है। ठीक है, चार्टर एक्ट का भारत के लिए महत्वपूर्ण शैक्षिक निहितार्थ है। ध्यान रखना, भाषा शैली को आप समझेंगे, लिखेंगे, यानी इस चार्टर एक्ट का भारत के लिए महत्वपूर्ण शैक्षिक निहितार्थ है। यह भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इसने समकालीन भारतीय शिक्षा के लिए आधारशिला के रूप में कार्य किया और भारतीय शिक्षा में बाद की सफलताओं पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। पहले निहितार्थ के अनुसार, यानी शिक्षा के पहले निहितार्थ के अनुसार, कंपनी भारतीय लोगों के लिए शैक्षिक दायित्व और कर्तव्य वहन करेगी, यानी ये उसके ऊपर ड्यूटी डाली गई, क्योंकि आप यहाँ के बहुत बड़े रेवेन्यू का अवशोषण करते हैं, उसको यूज करते हैं, तो आपकी ड्यूटी है कि यहाँ के लोगों को पढ़ा करके अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करिए, ताकि व्यापार और वाणिज्य में उन लोगों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा लिया जा सके। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कंपनी सालाना 1 लाख रुपए खर्च करेगी, एक ऐसी राशि जो 1813 से पहले स्पष्ट रूप से अनुपस्थित थी, यानी इस एक्ट से पहले ऐसी कोई धनराशि का प्रावधान नहीं था। हालांकि ये धनराशि 1823 के पास मिल पाई उसका। अब आप यहां पर देखिए, जो कंपनी अधिनियम की धारा 43 पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि कार्यान्वयन के लिए एक अलग एजेंसी स्थापित करेगी। अब इसी में जो शिक्षा के लिए जो प्रोत्साहन जो प्रोजेक्ट था, परियोजना थी, वो शुरू की गई और 1813 से अगर पहले बात किया जाए तो कंपनी कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता देती थी, लेकिन अब यह सीधे तौर पर शैक्षिक संस्थानों को प्रबंधन के लिए और प्रशासन के लिए देने लगी थी, या ऐसी संस्थाओं को देने लगी थी जो शैक्षिक संस्थान जो थे वो प्रबंधन करते थे और प्रशासन करते थे। भारत में अगर देखा जाए तो शिक्षा के लिए सार्वजनिक धन की आवश्यकता तो थी ही,
कंपनी ने या इस एक्ट ने इस कमी को पूरा कर दिया। चार्टर एक्ट ने शिक्षा की राज्य प्रणाली की आधिकारिक शुरुआत की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आप जब भी लिखें तो अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा। आधिकारिक और अनौपचारिक व्यवसायों के बीच यह शैक्षिक सहयोग की शुरुआत थी, यानी निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र, सरकारी मतलब ब्रिटिश, ये दोनों लोग मिलकर के कार्य कर रहे थे। अब यह निजी की बात करें तो मिशनरियों की बात करें तो आरंभ में जो मिशनरी जो लोग आए थे, ये जर्मनी 2 बार लिख गया है, जर्मनी है, स्कॉटलैंड है और यहां पर 2 और बढ़ा देंगे आपका पुर्तगाली, ठीक है, और स्पेनिश डार नहीं आए लेकिन पादरी स्पेनिश के थे, ठीक है। ये 4 यूरोपीय कंट्री से सबसे पहले आए जब 1813 में चार्टर एक्ट में ये अनुमति मिल गई। ब्रिटेन के लोग यानी 1833 में आए और इसी के साथ में आपने सुना होगा एक आयरलैंड के जो पादरी थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, ये 1833 के बाद में आए हैं। ये बेसिक डिफरेंस है, यानी जो ग्रेट ब्रिटेन या यूके कहिए, इसके अलावा जो कंट्री थे वो पहले आए हैं, ठीक है। निष्कर्ष के रूप में यहां देखें तो मैंने पॉइंट लिखे हैं, अब इन पॉइंट को उतार करके आपको निष्कर्ष लिखना है, क्योंकि निष्कर्ष मैंने इसलिए लिख के नहीं दिया क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे तो प्रत्येक छात्र का अपना अलग निष्कर्ष होगा। हालांकि मैंने कोर वैल्यू इसकी दे दी है कि इसके निष्कर्ष में शिक्षा के प्रसार और प्रबंधन में इस एक्ट की क्या भूमिका है वो आप लिखिए, कर प्रणाली में क्या भूमिका है, टैक्सेशन में क्या भूमिका है इसको लिखिए, अधिकार और कर्तव्यों को की जो स्पष्ट है वो भूमिका कैसे की गई इसके बारे में लिखिए, मुक्त व्यापार की प्रथम आधारशिला ये कैसे बना एक्ट। इन 4 बातों को संदर्भित करते हुए आप अपना निष्कर्ष दीजिएगा, ठीक है। बार बार लिखिएगा, ध्यान रखना मैंने बार बार कहा है कि आप जितना ज्यादा लिखेंगे उतना अच्छा आपका आंसर होगा और एग्जाम हॉल में आपको प्रेशर नहीं रहेगा और निश्चित रूप से जो ज्यादा लिखता है, जो ज्यादा प्रैक्टिस करता है वो सफल होता है, क्योंकि मेहनत कभी असफल नहीं जाती है। मुद्दे की मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि देखिए रोजगार आप रोजगार के लिए कर रहे हैं और हम भी हैं, ठीक है। तो ये मेरे कुछ छात्र हैं, जो मनोज कुमार जी हैं 2017 में, रवि कुमार 2016 में, राघवेंद्र 2017 में, आनंद कुमार जो हैं लेक्चरर हैं और ये मनोज कुमार हैं जूनियर स्टूडेंट हैं। ये अभी जब छात्रों ने कहा कि सर आप फोटो लगाइए, हमारा प्रचार करिए, मतलब है क्या आपके यहाँ से हम पढ़े हुए हैं, तो मैंने ये लगाना स्टार्ट किया है। ये पूनम गौतम जी ARO 2021 में हुई है। तमाम अभी UPSC जो 2024 हैं 3 स्टूडेंट मेरे प्री क्वालिफाइड हुए हैं और जो मुझसे जुड़े रहे हैं, लगातार गाइडेंस लेते रहे। अगर वो पूरा सफल हो जाएंगे तो मैं निश्चित रूप से बताऊंगा, 3 ही हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा मुद्दे की बात कर लेता हूँ। UPPCS मेंस GS पेपर 2 डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी। फीस 1000 है। अभी कुछ बच्चों ने कहा कि सर 2000 है वो ज़्यादा हो रही है, तो मैंने ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी खर्चा निकल रहा है, तो 2000 से घटा करके मैंने ये 1000 रुपये कर दी है और ये GS पेपर की है, ठीक है। और अभी मैंने GS जो फर्स्ट है, सेकंड है और आपका 5th है, ये 3 स्टार्ट किए हैं और 65 डे का मेरा प्रोग्राम है और ये मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 65 डे तक मैं आपको इन तीनों का 80% कोर्स कंप्लीट करा दूं। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री अभी नहीं पूछी जाएगी तो हम प्री से पहले वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं कराएंगे, प्री के बाद उसको करा देंगे, यानी जो टॉपिक प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो हम प्री एग्जाम के होने के बाद कराएंगे, यानी 20% में वही चीज़ छोड़ी गई है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वैसे आपकी मूड की बात है। साथ ही अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स करिएगा, थंब वाला है वो दबा दीजिए, यानी कितने फोटो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आप लाइक करते रहते हो, तो अगर अच्छा लगा होना चाहिए तो आप उसे दबा दीजिए, ठीक है। और ये जो प्रश्न मैंने आपको आज 5 दिए थे उनको लिख करके टेलीग्राम ग्रुप पे भेजिएगा आप, वहाँ तो सबके लिए निःशुल्क ही है। मैं जिसका भी मैटर आ जाएगा मैं उसे चेक करूँगा और बिल्कुल सही गाइडेंस दूंगा, उसका सही मूल्यांकन करके मैं आपको दूंगा। इस बात को रख लीजिएगा, शिक्षा मेरा पैशन है, वरना आज मैं असिस्टेंट इंजीनियर तो निश्चित होता और एजुकेटिव इंजीनियर होता इरिगेशन डिपार्टमेंट में। तो 2000 से 2017 तक मैंने लगातार नौकरी की है, फिर रिजाइन किया है, ध्यान रखिएगा, पढ़ाने के लिए, और मैं लगातार पढ़ाता रहा हूँ, फ्रंट में अब आए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।